कि आपके रिसर्च में जो भी कुछ एक फाइंडिंग होगी, कुछ डेटा होगा, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपके रिसर्च में क्या फाइंडिंग है, क्या डेटा है? देखिए, जो फाइंडिंग और डेटा हमारे पास रिसर्च का था वो हमने सब सेंसर बोर्ड के सामने रखा। सेंसर बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी कमेटी ने पहले रिजेक्ट किया, दूसरी बार फिर जब फिर से कमेटी बैठी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो सच है, क्योंकि वो मैं जानना चाहता हूँ कि बीएफसी तो बाद में आता है। हाँ जी, बट आपने जो रिसर्च किया उसके रिसर्च के अनुसार क्या कंक्लूजन हुआ, क्या इशू है, उसमें कुछ डेटा है, पॉजिटिव है? देखिए, मेरा मकसद फिल्म को बनाना था, उस आवाज को उठाना था जो विदेशों में बहुत कम लोग, चंद लोग जो दूसरे धर्मों के बचे हुए हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, मुझे उस आवाज को उठाना था। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां पर माइनॉरिटी, जहां पर 24% 22% लोग रहते थे, वहां पर 1-2% लोग बचे हैं खाली, बाकी 22% कहाँ गए? ये हमारी फिल्म की कहानी है। ये हमारी फिल्म का थॉट ही है कि 22% लोग कहाँ गए। फॉरेन कंट्रीज का है, वहां तो डेटा अवेलेबल है। हाँ जी, तो हर न्यूज़ में आता है। जी बिल्कुल। डेटा सर आपके पास यहाँ पर, सर डेटा यहाँ पर आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इतना भरा हुआ है, जिस बेस पर मैंने फिल्म को बनाया हुआ है कि ऐसी 2-4 हजार फिल्में बन जाएंगी। इतना डेटा, इतना मानवाधिकार के पास इतना डेटा भरा हुआ है। मैंने उन्हीं से रेफरेंस लिया है और ग्राउंड लेवल पर जाकर उन चीजों को चेक किया है, तब मैंने फिल्म में उसको रखा है। मैंने विशेष तौर पर मानवाधिकार आयोग और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई हुई याचिकाएं हैं, मैंने उनके आधार पर काम किया है और इस फिल्म को मैंने बनाया। तो ऑब्वियसली जो हमारे जो भाई हैं जो नेबरिंग कंट्रीज में हुआ प्रोसिक्यूटेड जी, तो उनका तो खैर सैड रियलिटी, लेकिन जो बंगाल में शायद और असम में भी जो ज्यादा एक मैं कहूँगा प्रेसिंग इशू रहा है इतने सालों से, वो वही रहा है रोहिंग्या इलीगल बिल्कुल माइग्रेंट्स का। बिल्कुल है। तो क्या ये फिल्म उस पर भी टच करती है? बिल्कुल वही है, टच नहीं करती, इन सारी चीजों को टच करती है। विदेशों में जो हो रहा है उसको भी टच करती है, और उसके बाद वही जो माइनॉरिटीज यहाँ पर आती है उसके साथ क्या हाल हो रहा है, और रोहिंग्या आते हैं तो उनके साथ क्या हाल हो रहा है। जो वहां के लोग आते हैं वो चूंकि बहुत गिने चुने चंद लोग, उनका कोई वोट बैंक है नहीं, तो उनको कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो वहां से जो लोग आते हैं जिनके पास एक पहनने के लिए कपड़ा है, जिनके पास एक लोटा है, गरीब लोग हैं, एकदम निर्धन है, लेकिन फिर भी उनको नमाज जैसा बनाया जा रहा है, यहाँ पर बिठाया जा रहा है, और उसके बाद उनको जब सरकारी सहूलियत मिल जाती है तो वही लोग पूरे देश में क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, सबके पास आंकड़े मौजूद हैं। चुनाव से पहले इस फिल्म को लेकर आप आए हो और रिलीज की बात कर रहे हो, अगर सेंसर बोर्ड की तरफ से चुनाव से नहीं मिलता है प्रस्तुति तो क्या करेंगे? चुनाव से क्या मतलब है? क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं नहीं करती है। चुनाव इसके बाद भी तो होंगे, इस फिल्म के रिलीज के बाद भी तो चुनाव होंगे, तब क्या करोगे आप? उसके बाद इस देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, अभी तो आधे चुनाव होने वाले, मान लो, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन की बात तो इसमें करना ही बेकार है। मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सर जी। हाँ जी, उसके अनुसार आप इलेक्शन से कुछ 1 महीना पहले और कुछ शायद 1 महीने बाद आप ऐसी फिल्में नहीं दिखा सकते, तो उस हिसाब से मतलब शायद इसलिए मेरे ख्याल से आपको लगता है यूएफसी भी टेंशन में होगा, क्योंकि वो भी शायद इलेक्शन कमीशन से कुछ अपडेट आ रहा होगा। नहीं तो हमें फिर अप्रूव क्यों किया है? सेंसर बोर्ड ने हमें अप्रूव क्यों किया कि आपकी फिल्म रिलीज के लिए रेडी है? मुझे इसका जवाब चाहिए सेंसर बोर्ड से कि हमें अप्रूव क्यों किया। अगर अप्रूव किया तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए फिर। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आपने ट्रेलर लॉन्च किया था तो आपके खिलाफ नोटिस जारी हुई थी, उसमें अब ऑर्डर भी आ गया है, और ऐसे में अब आप फिल्म रिलीज करने की बात कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं कि सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए ये पर्टिकुलर फिल्म एक राज्य को दर्शाती हुई? मेरा ये मानना है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो अपोजिशन है उनका ये फंडा है कि किसी तरह इस फिल्म को रोक दिया जाए। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के बाद भी आएगी तो बात तो वही होगी ना। हम इलेक्शन से 3 महीने पहले फिल्म को रिलीज करना चाह रहे थे, हमको इलेक्शन से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हम जो मेरा टारगेट ओरिएंटेड जो हमारा ऑडियंस है मैं वहां तक पहुंचूं, और हमारे जो पैसे लगे हुए हैं वो भी वापस आए, क्योंकि ब्याज पे लिया हुआ पैसा है, कई करोड़ ब्याज पे लिया हुआ पैसा है जी। सीए बाद में लागू हुआ, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल में लागू हो गए हैं कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि वहां से तो मुझे सुनने में आ रहा है कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो इस पर भी हम लोग क्यों नहीं कभी सवाल उठाते कि पूरे देश दुनिया में जिस कानून की जरूरत है, हमारी फिल्म सीए एनआरसी कानून का सबसे बड़ा पक्षधर हमारी फिल्म है। हम उस आवाज को लेकर आ रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ी इस कानून की। और जो संसद में अगर माननीय अमित शाह जी ने जो बोला है, जो बात किया है, वो
इतना दर्दनाक क्यों है, उसकी वजह मैं दिखा रहा हूँ इस फिल्म में ना, और वो ऑथेंटिकल है। वो वजह सब आप लोग भी जान सकते हो, अगर आप देश दुनिया देखना चाहते हो तो वो चीजें आज भी आपके आसपास मौजूद है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकते इलेक्शन में मुझे कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है कि मैं वहां जाके चुनाव लड़ने लगूंगा। और नहीं सुनिए सर, विपक्ष की मैं नहीं बात करता हूँ सर, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स इलेक्शन से इस फिल्म का क्या लेना देना, ना हम कोई राजनीति कर रहे हैं, ना हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ना बीजेपी ने फंडिंग की है कोई कि मैं उसको फायदा पहुंचाने जा रहा हूँ। अगर बीजेपी फंडिंग करती तो हम लोग साल भर पैसे मांगने के लिए नहीं घूमते रहते कि भैया फिल्म के पैसे दो हमको। और अगर फिल्म में हमने फंडिंग विदेशी बीजेपी की फंडिंग होती, आरएसएस की फंडिंग होती तो ये पिक्चर 500 करोड़ की बनी होती। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे लोग होते। हम न्यू कुमार थिएटर आर्टिस्ट को लेकर फिल्म नहीं बनाते सर। आप इस बात को भी समझिए, मेरी दर्द को समझिए आप। प्रोड्यूसर से जानना चाहूंगा सर, आपसे जानना चाहूंगा इस तरह के सब्जेक्ट है उसको बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या कहना चाहेंगे जब आपको पहली बार इसके बारे में पता है तो क्या रिएक्शन था आपका, क्यों एग्री हुए आप इस तरह के सब्जेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं पहले वसीम रिजवी था और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का 4 बार अध्यक्ष रहा हूं, 2 बार दर्जा राज मंत्री रहा हूं, और कुछ स्थितियां ऐसी आई, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, उसमें भी मैं पक्षकार था, और ऐसा टकराव पैदा हुआ जिस धर्म से मैं ताल्लुक रखता था, इस्लाम से, तो मुझे इस्लाम से निकाला गया। मैंने सनातन धर्म को इख्तियार किया। अब मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। ये इशू जो है ये हमारी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का है, और इस इशू को हम उससे नहीं जोड़ना चाहते, वो दुनिया जानती है। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक ऐसी फिल्म है, आप इसको एक बंगाल से जोड़कर नहीं देख सकते। ये एक पूरे देश की समस्या है जो बंगाल से पैदा की जा रही है। बंगाल में पैदा करके उसको परवरिश दी जा रही है, वो है रोहिंग्यास। वो कट्टरपंथी लोग जो भारत के अंदर आकर जिहाद जैसा इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, या भारत के अंदर आकर गजवाए हिंद की बात करते हैं, उस तरह के इश्यूज के ऊपर हमारी ये फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो उसको एक्सपोज करती है। ये बंगाल का रास्ता इसलिए है क्योंकि घुसपैठ वहां से हो रही है। वहां पर हुकूमत, हम साफ नाम लेना चाहते हैं, मैं डरता नहीं हूं, मैं आज तक किसी से नहीं डरा। मेरे ऊपर 5 करोड़ का गर्दन काटने का इनाम भी है। वो इसी बात पर है कि मैंने जिस धर्म में मैं था, मैंने उस धर्म को आगे रिफॉर्म कर। नमस्ते आप सबको, मेरा नाम अर्शन है और मैंने कैरेक्टर सुहासिनी का किरदार किया है। मुझे जब सनोज सर ने स्टोरी बोली एज एन एक्टर, मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई एंड एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये मेरे कैपेबिलिटी को और एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए मुझे ये किरदार करने में काफ़ी संतुष्टि हुई। इधर देखिए ऐसा लग रहा है कि आपका कैरेक्टर शायद दूसरे देश से आया है और पर्सिक्यूटेड है। जी। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि एक पर्सिक्यूटेड, चाहे उसका नाम हो सुहासिनी हो या फिर सबीना हो, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। जी। तो फिर जो ये है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो बात छिड़ी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज ये धर्म जात के नाम पे ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो कंसीडरिंग दैट यू मेड अ पर्सिक्यूटेड कैरेक्टर और वी जस्ट इन द रील, तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहिए? इस जनरली अब कोई भी नाम हो सकता था कैरेक्टर का, सुहासिनी हो सकता था या कोई सायरा या कुछ भी हो सकता था। ये एक सुहासिनी है और नाम पसंद था सर को, इसलिए सुहासिनी के लिए ये द्वारा भारत में जगह है, लेकिन सबीना के लिए क्यों नहीं? ऑफ कोर्स है, बदलाव है इसमें सेंसेस है। देखिए, इसके ऊपर मैं बता दूं, ये कलाकार लोग हैं, हाँ। इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, पॉलिटिकल है। देखिए, सबीना सारन सुहासिनी के लिए जगह इसलिए है
कि सुहासिनी जैसे बहुत से परिवार इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता का पड़ोसी मुल्क में शिकार हैं, इसलिए सीए लागू हुआ है। सीए कोई हिंदुस्तानी की जो नेशनलिटी है वो ले नहीं रहा। जो सीए के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, इस पर तो हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क ने पड़ोसी मुल्क के उन अल्पसंख्यक, पाकिस्तान ने सीए क्यों नहीं लागू किया? अगर पाकिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं, तो उसने अपने दामन क्यों नहीं फैला दिए कि आओ मेरे आगोश में आ जाओ? क्यों? भारत ने क्यों ऐसा किया? भारत को दर्द है उन हिंदुओं का जो पड़ोसी मुल्क में जाति का शिकार है, लेकिन उन मुस्लिम मुल्कों को अपने मुसलमानों का दर्द नहीं अगर वो समझते हैं, जबकि हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं, सारा मुसलमान यहां सुरक्षित है। वो हालात नहीं है। जब पार्टीशन हुआ था तो यहां जो मुसलमानों की संख्या थी, अगर आज आप देखें तो वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और कुछ दिन के बाद ये अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, ये अल्पसंख्यक स्टेटस से बाहर चले जाएंगे, जा चुके और कई स्टेट में जा चुके हैं। मैंने इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है कि अल्पसंख्यक स्टेटस भी स्टेट वाइज देना चाहिए। कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक स्टेटस मिलना चाहिए, केरल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक स्टेटस मिलना चाहिए, उसके फायदे मिलने चाहिए। लेकिन यो तो एक अलग इशू है। लेकिन अगर के हिंदुस्तान ने सीए जैसा कानून बनाया है तो वो उसका स्वागत होना चाहिए। यहां का वो मुसलमान जो कट्टरपंथी मानसिकता रखता है, जो रहता तो हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं इस बात से मलाल रखता है कि ये एक हिंदू आबादी का मुल्क है, इस बात का दर्द अगर अपने दिल में भेदभाव रखता है धार्मिक भावनाओं से, तो वो देश का गद्दार है। इसलिए गद्दार है क्योंकि तुम्हें इस देश के बारे में सोचना चाहिए। आप अल्पसंख्यक हैं, लेकिन आपकी तादाद कम नहीं हुई, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इतनी तादाद घट कैसे गई, इस पर कैसे आप विचार कीजिए ना। और अगर उनके आंसू पोंछने का भारत की हुकूमत ने कोई काम किया है तो ममता को इस पर दर्द क्यों होता है? ममता मुखिया है बंगाल की। ममता बनर्जी हिंदुओं की कातिल है। ममता बनर्जी उन ताकतों को बंगाल के जरिए पूरे देश में लागू कर रही है जो हिंदुस्तान को जलाना चाहती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या लगता है? एक मिनट। ये जो सवाल एक्ट्रेस से आपने हाँ। पॉलिटिकल क्वेश्चन, हाँ जी। but at least she is a citizen of India, and I would like to ask her what does she know about CAA? That is part of your knowledge. Yeah, And should it be implemented or not? I actually would not know what सीए के बारे में उनको जानकारी नहीं। या मुझे नहीं है जानकारी। पर implementation होना चाहिए। होना चाहिए, आपको होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बाद आई वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन। ये इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, बड़ा मुद्दा है। आप हीरोइन हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स, I mean, it is not political. Yeah, but I would like to avoid the political questions from my side. नहीं, देखिए सीए मुद्दा एक फिल्म लाइन से जुड़ा नहीं है, पॉलिटिकली इसको आप मुद्दा भी कह सकते हैं। मैंने कहा क्योंकि इनको तो जो हमने कैरेक्टर दिया, ये उस कैरेक्टर में मैंने इनको देखा कि जो कैरेक्टर ये कर रही है उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप मुझे एक्टिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं। मूवी के नो आई हैव डन मूवीज बिफोर। Actually, what do you think this kind of a film can do for your career? Well, as an actor before I've always done मैंने glamorous roles किए हैं। ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। इट इज़ अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, एक कैरेक्टर है, और ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी पहले निभाया नहीं है, तो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग वाला कैरेक्टर था। एज एन एक्टर जब हमें ये ऐसा रोल मिलता है, वी फील वेरी लकी टू डू दीज काइंड ऑफ रोल्स। राखी जी, ऑब्वियसली पहले आपकी अलग पहचान थी, लेकिन फिल्म के पोस्टर में आपका पुराना नाम ही लिखा है, इसके पीछे कोई वजह थी? देखिए, ये वसीम रिजवी फिल्म्स मैंने 2018 में रजिस्टर्ड की थी,
तो ये हमारी फिल्म का बैनर पहले से रजिस्टर्ड है, नाम में कुछ नहीं होता। मैं किसी धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, उस मानसिकता का विरोधी हूँ जो मानसिकता देश को नुकसान पहुंचा रही है, या वो मानसिकता कोई भी धर्म की मानसिकता हो जो इंसानों का बंटवारा कर रही है। मैं इस्लाम का विरोधी भी नहीं हूँ, हाँ उन ग्रंथों का जरूर विरोधी हूँ जो कि गलत तरीके से इस्लाम के मानने वालों को फीड कराए जा रहे हैं, जिनके ज़हन के अंदर एक ऐसा अल्फाज दूसरे धर्म वालों के लिए बिठाया जा रहा है जिसको हम काफिर कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। Can I ask a simple question from Arshi? Yeah. This film, The Diary of Ed Bengal, has already, become controversial film. Right. So, do you think such commercial films will garner eyeballs and it will benefit you in the future on par with getting roles? See, as an actor, I would always see different kinds of characters that I get in life, you know. So this kind of character would definitely portray me as an actor because it has a lot of intense things which we haven't done before. तो हमेशा एक लड़की को देख के ऐसा लगता है अरे वाह ग्लैमर है, ये है, वो है. But to this movie, it specifies a lot of struggle of a girl going through a lot of things in her life. So definitely. त्यागी जी, एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। क्रिमिनल मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हर क्रिमिनल है। फिलहाल हमने एक मुद्दा उठाया है, तो पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक सर्टन सेट ऑफ पीपल है जो ये कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। तो वो सारी चीजें सर मेरे को लेकर आए, हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी और काफी चैलेंजिंग लगा ये रोल, इसलिए हमने उसको निभाया है। बट पॉलिटिकली मुझे कोई एक वो नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट हूँ। बहुत धीमे उठाया गया है, पहले उठाना चाहिए मुद्दा जो आप लोग दिखा रहे, पहले उठाना चाहिए। काफी लेट हो गया आप लोग लाने में। लेट तो सर ने वही तो इसी के लिए तो सर बात कर रहे हैं, लेट हमारी तरफ से क्यों, हम तो काफी टाइम से तैयार बैठे हैं, बट उसको आगे चीजें मिले तो निकलेंगे। एज एन एक्टर हम भी तो वेट कर रहे हैं कि चीज जल्दी रिलीज हो। अरे इन लोगों को भी बिठलवा दिया ये माइक, लेकिन चलो उसको जल्दी जल्दी। हाँ जी बोलिए जी। रियलिटी है, हाँ जी, आपकी फिल्म में कितनी रियलिटी और कितना फिक्शन का इस्तेमाल किया गया? 100% रियलिटी है सर। जैसे सरकारी एजेंसियों पे हमला हो रहा है बंगाल में, उसको कैसे देखें? वो मेरी फिल्म का हिस्सा है, मैंने बताया नहीं, मैंने कोई पार्ट छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा पार्ट समेटने के चक्कर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ कहीं कहीं ना हो, लेकिन मैंने मुद्दे सारे उठाए हैं, बंगाल से रिलेटेड सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं। क्यों उठाए हैं? क्योंकि मैंने वहां पर जाकर खुद अपने आप से रिसर्च किया है और मैं वहां पर बहुत साल मैंने बिताया। मैंने बंगला फिल्मों के लिए भी काम किया हुआ है। बंगाल मेरे लिए कोई बांग्लादेश नहीं है, वो मेरे देश का हिस्सा है, मेरा अपना है। बंगाल मेरा खुद का है भाई, ये कोई बाहर विदेशी मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर अपने लोगों के साथ विदेशियों जैसा बर्ताव हो रहा है, उसके लिए मैंने फिल्म बनाई। मैं गुजारिश करता हूं अपने दूसरे जो हाँ, मेरे बहुत सारे कलाकार यहाँ पर वो उनसे भी हम आप लोगों को रूबरू करा दें। आइए अब नेक्स्ट सेशन आप लोग आ जाइए, क्योंकि आप अपने अपने किरदार के बारे में बात कर लें। अब हम लोग आपके बीच से गुजारिश चाहते हैं कि हम लोग हटें। मैं सबका परिचय करा दूं। हाँ आइए सर, ओके भाई जी जो